नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण किया। इनमें चांपा, बालोद और सरोना रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। विधानसभा में कल विपक्षी दल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरा और अंतिम चरण 22 जुलाई से शुरू होगा और मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के लिए मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली लोकार्पण किया। इनमें छत्तीसगढ़ के चांपा, बालोद और सरोना रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। रायपुर के सरोना रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों को आधुनिक, सुरक्षित, दिव्यांगजनों के अनुकूल और स्थानीय संस्कृति के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरोना स्टेशन का आधुनिकीकरण यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन कल प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने महतारी वंदन योजना के आंकड़ों में हेराफेरी का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल पूछा कि कितनी पात्र महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ इस वर्ष जून तक मिला है, जिन्हें इसका लाभ नहीं मिला उसकी वजह क्या है। इस पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि प्रारंभ में कुल 70,27,154 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से पात्र 70,09,658 हितग्राहियों को प्रथम भुगतान किया गया। मंत्री ने बताया कि इस वर्ष जून तक की स्थिति में 68,54,003 महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया गया। 1,55,600 हितग्राही ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई या ई-केवाईसी नहीं हुआ है। साथ ही आयकर दाता महिलाएं भी इस योजना में शामिल नहीं हैं। मंत्री के जवाब के बाद कांग्रेस नेता उमेश पटेल ने मार्च 2024 से महतारी वंदन योजना का पोर्टल नहीं खुलने का आरोप लगाया। इसके बाद मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। वहीं प्रश्नकाल में कल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल वितरण का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने राज्य में चावल की जरूरत, केंद्र और राज्य से मिलने वाली आपूर्ति तथा अतिरिक्त चावल वितरण को लेकर सरकार से सवाल किया। जवाब में खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने बताया कि राज्य में अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित, निःशक्तजन और सामान्य राशन कार्ड धारकों को चावल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 57,25,000 राशन कार्ड केंद्र की योजना में और 25,76,000 राशन कार्ड राज्य की योजना में शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार प्राथमिकता राशन कार्ड धारकों को केंद्र की निर्धारित मात्रा से अधिक चावल भी उपलब्ध करा रही है। इसके तहत 1 सदस्य वाले परिवार को 10 किलो, 2 सदस्य वाले परिवार को 20 किलो, 3 से 5 सदस्य वाले परिवार को 35 किलो और 5 से अधिक सदस्यों वाले परिवार को प्रति सदस्य 7 किलो चावल हर महीने दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस विधायक सुशांत शुक्ला ने राशन दुकानों के जरिए पैकेट बंद मसाले बेचने का आरोप लगाया। इस पर मंत्री दयाल दास बघेल ने जांच कराने का आश्वासन दिया। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मुद्दा उठाया। उन्होंने बालोद जिले में सामूहिक विवाह, उपहार सामग्री की गुणवत्ता और खर्च को लेकर सरकार से सवाल किया। इसका जवाब देते हुए महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि बालोद जिले में पिछले 2 वर्षों में 7 सामूहिक विवाह आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 400 जोड़ों का विवाह कराया गया। इस पर 1,99,00,000 रुपए से अधिक खर्च किए गए। इस बीच सदन में कल विपक्षी दल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा में पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने हिस्सा लिया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने 136 बिंदुओं का आरोप पत्र सदन में प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकार पर विभिन्न आरोप लगाए। इससे पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वर्ष 2023 के लिए नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का
स्थानीय निकायों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। रायपुर में नकटी गांव में हुई तोड़फोड़ की घटना को लेकर कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रभावित ग्रामीणों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। ज्ञापन में कांग्रेस ने ग्राम नकटी मामले की न्यायिक या उच्च स्तरीय एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने, प्रभावित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास देने तथा मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में कराने की मांग की। साथ ही टूटे हुए मकानों का पुनर्निर्माण कराने की भी मांग की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरा और अंतिम चरण 22 जुलाई से शुरू होगा। 17 जुलाई से 21 जुलाई तक जिला स्तर पर विद्यालयवार आरटीई की रिक्त सीटों के बारे में बताया जाएगा। 22 जुलाई से 5 अगस्त तक पात्र पालक आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। 10 अगस्त से 14 अगस्त तक ऑनलाइन लॉटरी काउंसलिंग के माध्यम से चयनित बच्चों की सूची जारी की जाएगी और 17 अगस्त से 25 अगस्त तक लॉटरी में चयनित बच्चों का संबंधित निजी विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित कर लिया जाएगा। इस अंतिम चरण में केवल वे ही पात्र बच्चे आवेदन कर सकेंगे जिन्हें पूर्व के किसी भी चरण में प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ है। निर्वाचन आयोग ने कल नई दिल्ली में अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करना और जनता तक सटीक तथा विश्वसनीय चुनावी जानकारी पहुंचाना था। निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने चुनाव प्रबंधन, डिजिटल तकनीक और सूचना प्रसार से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतियां दी। साथ ही आयोग की हालिया पहलों, मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न चुनावी विषयों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में देश भर के पत्रकारों और चुनाव अधिकारियों ने भाग लिया। भिलाई इस्पात संयंत्र और अडानी टोटल गैस लिमिटेड के बीच पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत संयंत्र और भिलाई टाउनशिप में स्वच्छ और सुरक्षित पीएनजी की आपूर्ति की जाएगी। इस अवसर पर भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रभारी निदेशक चितरंजन महापात्र ने कहा कि ये साझेदारी ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और पर्यावरण अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होगी। बिलासपुर पुलिस ने छात्र सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और शैक्षणिक परिसरों को नशा मुक्त बनाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में जिले के सभी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उन्होंने शिक्षण संस्थानों को छात्रों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग को प्रोत्साहित करने और नशा मुक्त परिसर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और अब पेश है मौसम का हाल। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बिलासपुर जिले की निचली बस्तियों में पानी भर गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 1 जून से 17 जुलाई तक राज्य में औसतन 293.6 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो कि प्रदेश में सामान्य वर्षा का 81% है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के लिए मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। कोयला और शराब घोटाला मामलों में गिरफ्तार कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल 22 जुलाई तक आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ईओडब्ल्यू की हिरासत में रहेंगे। धमतरी जिले के पंडरी पानी खड़मा गांव में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक दंपत्ति की मौत हो गई है। और बलरामपुर में कल राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर गिट्टी से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक मकान की दीवार से जा टकराया। इस घटना में एक ही परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए, जबकि 4 गायों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।